नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात अगर मैं यूपीएससी की करूंगा बेटा, तो यूपीएससी में चाहे प्री का एग्जाम हो या मेंस का, मेंस से हर साल एक क्वेश्चन आता है, जबकि प्री से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। आप 2024 का पेपर उठा के देखिए, 2023 का, 2022 का, 2018 का, 2016 का या 2015 का उठाकर देखिए। इसी तरह आप स्टेट पीसीएस में चाहे यूपी का देखें, आप चाहे बिहार का देखें, चाहे राजस्थान या आप एमपी का देखेंगे या उत्तराखंड का देखेंगे, तो प्री में यहां से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बनते हुए मिल रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो चलिए करते हैं शुरुआत। बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रदूषण की, कि आखिर प्रदूषण जो होता है, प्रदूषण क्या होता है। भाई, प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, तो प्रदूषण की प्रकृति जो होती है, वो हवा, भूमि, पानी, मिट्टी की भौतिक, तो मूल तौर पर हम कह सकते हैं, चाहे हवा हो, चाहे भूमि हो या जल हो, इनकी अगर हम बात करेंगे, हवा, भूमि, जल में भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं, तो इन तीनों की अगर हम बात करें, और इन तीनों में भौतिक प्लस रासायनिक दोनों को मिलाकर जो जैविक अवांछित मिलते हैं, जैविक विशेषताओं में कोई अवांछनीय परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? उस परिवर्तन को प्रदूषण के तौर पर प्रदूषण की अगर हम बात करें, तो प्रदूषण की अगर हम बात करेंगे, तो बात आती है कि सर प्रदूषण के प्रकार कितने हो। प्रदूषण के प्रकार आपसे पूछे जा सकते। प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार बन सकते हैं। प्रदूषण के प्रकार की बात करेंगे, तो जल प्रदूषण बन जाएगा। प्रदूषण के प्रकार की बात करेंगे, वायु प्रदूषण बन जाएगा, मृदा प्रदूषण बन जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण बन जाएगा। बहुत सारे प्लास्टिक प्रदूषण इसके अंतर्गत आ सकते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण आ सकता है, प्रकाश प्रदूषण आ सकता है, नाइट्रोजन प्रदूषण इसके अंतर्गत आ सकता है। बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण, कि आखिर जल प्रदूषण क्यों इंपॉर्टेंट। जल प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, तो जल प्रदूषण जहां पानी होगा, पानी जो होता है, पानी में अगर क्या जुड़ जाए, कोई भी अवांछनीय पदार्थ को अगर जोड़ दिया जाए, कोई भी अवांछनीय पदार्थ अगर इसमें जुड़ जाए, अवांछनीय पदार्थों को अगर शामिल कर दिया जाए, और उससे वहां का जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा? दूषित। प्रदूषकों की उपस्थिति से, जैसे कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, जैविक होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं, और गर्मी जो पानी की गुणवत्ता को खराब कर देता है, जिससे यहां की उपयोगिता क्या हो जाती है? अनयोग्य हो जाती है। अगर हम जल प्रदूषण की बात करेंगे, तो यहां पर समझेंगे भाई जल प्रदूषण किस तरीके से होता है। तो जल प्रदूषण के गैर बिंदु की बात करें, जल प्रदूषण के बिंदु के स्रोत की अगर हम बात करें, तो जल प्रदूषण के सबसे पहले बात आती है कि इसमें कौन कौन से गैर बिंदु स्रोत होते हैं। भाई गैर बिंदु स्रोत की बात करेंगे, तो आप कहेंगे फार्म हो सकते हैं, लॉन हो सकते हैं, गोल्फ कोर्स हो सकते हैं। इनसे जितने भी उर्वरक और कहना चाहिए शाकनाशी एवं कीटनाशक जो आते हैं, वो इसके तहत आते हैं। दूसरी बात करेंगे आवासीय, पड़ोस और शहरी सड़कें जो बनाई जाती हैं, इनके द्वारा भाई हम कह सकते हैं जमा शहरी अफवाह से तेल, ग्रीस एवं रासायनिक निष्कासन जो होता है, वो इसके द्वारा होता है। निर्माण स्थल और वनों की कटाई और अत्यधिक चराई वाली भूमि की बात करेंगे, तो नष्ट हुई मृदा इसमें जब डाली जाएगी, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? गैर बिंदु स्रोत के अंतर्गत आएगा, प्रदूषण के अंतर्गत। दूसरी बात करते हैं जल प्रदूषण के बिंदु स्रोत की अगर हम बात करेंगे, तो पशु चारागाह इसके अंतर्गत है। पशु चारागाह की बात करेंगे, तो इसमें पोषक तत्व, अवशिष्ट और जीवाणु इसके अंतर्गत आते। गंदे पानी का साफ करने के संयंत्र की बात करेंगे, इनके द्वारा ही आएगा। दूसरा कारखानों और निपटन स्थल की बात करेंगे, तो इसमें औद्योगिक अपशिष्ट और जहरीली रसायन इसके अंतर्गत है। दोस्तों,
तेल टैंकर की अगर हम बात करते हैं तो तेल टैंकर से तेल शोधन के द्वारा भी कह सकते हैं कि जल प्रदूषण हो रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे खादानों की बात करेंगे तो उससे अम्लीय अपवाह जो पानी को तेल बहा दिया जाता है उसके द्वारा भी हम कहेंगे कि जल प्रदूषण हो रहा है। दोस्तों, जल प्रदूषण की बात आती है कि आखिर जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। बात आती है जल प्रदूषण के स्रोत कि जल प्रदूषण के अगर आपसे स्रोत की बात की जाए कि कौन कौन से स्रोत है। सबसे पहला आता है सामुदायिक अपशिष्ट जल। पहला आता है सामुदायिक सामुदायिक अपशिष्ट जल इसके अंतर्गत है। सामुदायिक अपशिष्ट जल क्या होता है? भाई, घरों की बात करें, वाणिज्यिक की बात करें, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला जो मलमल है वो इसमें शामिल हो, जो सार्वजनिक सीवरेज प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है। इसमें मानव, पशु, मलमूत्र, खाद्य अवशेष, सफाई एजेंट, डिटर्जेंट, अन्य चीजें इसके अंतर्गत शामिल। दूसरी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है औद्योगिक अपशिष्ट। दूसरे अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे औद्योगिक अपशिष्ट इसके अंतर्गत। अवशिष्ट इसके अंतर्गत। भाई, औद्योगिक अपशिष्ट से क्लियर हो रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चीजें होंगी, भाई वहां पर खनन अपशिष्ट इसके अंतर्गत आ जाए। क्लोराइड, धातु आ सकते हैं, सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन सल्फेट, फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हम कह सकते हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत इनको शामिल किया। लोहा हो गया, इस्पात हो गया, इनको इसी के अंतर्गत रखा। भाई, जितनी भी औषधि हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। खाद्य प्रसंस्करण की अगर हम बात करेंगे तो वो भी सभी के सभी इसी के अंतर्गत। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा है कृषि जात, कृषि के द्वारा। भाई, जितनी भी खेती की जा रही है उनमें क्या करा जा रहा है? रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है और जो खेतों में पानी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? दूषित होता चला जा रहा है। और अब आप देखिए, हाल फिलहाल में देखिए बहुत सारी बीमारियां फसल में फैलती जा रही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो बात आती है ऊष्मीय प्रदूषण की। ऊष्मीय प्रदूषण की अगर हम बात करेंगे तो उसको समझेंगे कि आखिर ऊष्मीय प्रदूषण क्या होता है। ऊष्मीय प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण की अगर मैं बात करूंगा तो ऊष्मीय प्रदूषण मूल तौर पर देखा जाए तो यहां पर ऊष्मा के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो इसके अंतर्गत है। ताप विद्युत संयंत्रों तथा परमाणु संयंत्रों से निकलने वाली गर्म जल के द्वारा जो जल में बुलबुले बुले उठते हैं उनको हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। यहां पर हम कहेंगे तो यहां पर मूल तौर पर वर्षावन के द्वारा यहां पर इसका अपवाह तंत्र होता हुआ दिखाई। सागरीय प्रदूषण की अगर मैं बात करूंगा तो बात करता हूं मैं सागरीय प्रदूषण की। आखिर सागरीय प्रदूषण क्या है? इस सागरीय प्रदूषण की बात करें तो सागर में प्रदूषण कैसे होगा? इस सागर में प्रदूषण होगा तेल रिसाव से। तेल रिसाव के द्वारा जब तेल का रिसाव किया जाएगा तब जो प्रदूषण होगा वो प्रदूषण क्या कहलाएगा? सागरीय प्रदूषण। कच्चा तेल हो गया, गैसोलीन, ईंधन और अन्य तेल उत्पादकों के किसी भी अनियंत्रित रिसाव को यहां प्रस्तुत किया जा सकता है। तेल का रिसाव स्थल, वायु, जल दोनों को प्रदूषित, तीनों को प्रदूषित करता है। मुख्य रूप से महाद्वीप रोल्फ पर पेट्रोलियम का तीव्र गति से अन्वेषण और उत्पादन तथा जहाजों की बड़ी मात्रा में तेल के परिवहन के परिणाम स्वरूप मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर तेल रिसाव होता है, तेल रिसाव होगा तो बात आएगी तेल विषाक्तता की, बात आएगी तेल विषाक्तता की। कि तेल विषाक्तता क्या होती है? तेल विषाक्तता की बात करें तो तेल में कई अलग अलग विषैले यौगिक पाए जाते हैं। तो जहां पर अलग अलग
विषैले यौगिक जो पाए जाएंगे, उन यौगिकों को जो पाया जाता है, उन यौगिक को हम कह सकते हैं, उन यौगिक को जो पाया जाए जो हृदय की क्षति, विकास में रुकावट, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं, यहां तक कि इनके द्वारा मृत्यु जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का मूल तौर पर कारण बनता हुआ दिखाई। बात करते हैं जल विमान की। दूसरी बात आएगी जल विमान। जल विमान के द्वारा इसका उपयोग जल की सतह से गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग किया। हम यहां कह सकते हैं कि जल विमान जो आएगा, जल विमान का सही तरह से उपयोग जो किया जाता है जल की सतह से, हम कह सकते हैं कि जल की जो सतह है, सतह पे जो गिरा हुआ तेल है, जो गिरा हुआ तेल है, गिरे हुए तेल का क्या किया जाए, तेल को भौतिक रूप से अलग किया जाए, तेल को भौतिक रूप से अलग करना। भौतिक रूप से अलग करना क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे कि सर इसको तेल विमन के तौर पर जा। एक आता है अवशोषक। एक शब्द और पूछा जाता है कि सर अवशोषक भी बताइए, कि अगर अवशोषक से क्वेश्चन आएगा तो क्या है। इसका उपयोग सतह से तेल को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, जैसे ज्वालामुखी राख हो। यहां कह सकते हैं कि सतह से तेल को क्या किया जाता है, हम ये कहेंगे कि सतह से तेल को अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करना। दोस्तों बात आती है कि जल विमान और अवशोषक के बाद अगर हम बात करेंगे तो जल में भारी धातु की बात पूछी कि जल में कौन कौन से धातु आयन पाए जाते, तो बात आती है जल में मुख्य रूप से कौन कौन से धातु पाए जाते हैं, या भारी धातु आयन कौन कौन से। भारी धातु आयन डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट। भारी धातु की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे तांबे। इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसका स्रोत पूछा जाए, इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत क्या है इसका, उर्वरक सबसे सटीक। दूसरा जस्ता, जिंक, इसका क्या है, हम कहेंगे सोल्डरिंग या सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर, सौंदर्य प्रसाधन के तौर, वर्णक के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता। बात करते हैं चांदी की। चांदी की बात करें तो चांदी को मूल तौर पर तांबा, सोना, निकेल, जस्ता आभूषण के तौर पर इसका उपयोग किया जाता। बात आती है क्रोमियम की। क्रोमियम चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पूछा जाता है आर्सेनिक से, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आर्सेनिक, आर्सेनिक में मूल तौर पर लकड़ी के बिजली के खंभे, जिन्हें आर्सेनिक आधारित परीक्षकों, कीटनाशकों, उर्वरकों, अनुपचारित अपशिष्ट से निष्कासन किया जाए, पैरासाइट एफईएस के तौर पर जाना जाता है, उपचारित तौर पर किया जाए। मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है पारे से। पारे की बात करेंगे तो कोयले के दहन, कोयले के दहन की बात करेंगे तो कोयले के दहन से हम प्राप्त कर सकते हैं, स्रोत के तौर पर जाना चाहते। एक और पूछा जा सकता है सीसा, आपसे पूछा जा सकता है, पीवी पूछा जा सकता है। शीशे की बात करेंगे
तो पीवीसी पाइप में स्वच्छता, कृषि, पुनर्विनीकृत पीवीसी पीड लीड पैड के तौर पर, आभूषण के तौर पर, लीड बैटरी जो होती हैं, लंच बॉक्स वगैरह में इसका प्रयोग मूल तौर पर किया। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से ब्लैक फुट रोग होता है। तो ये क्वेश्चन बना कि सर ये बताइए कि ब्लैक फुट रोग किसके द्वारा होता है? ब्लैक फुट रोग किसके संपर्क में आने से होता है? तो बताएंगे आर्सेनिक। आर्सेनिक के संपर्क में आने गंगा डेल्टा, जो भारत बांग्लादेश की बात करें, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण सबसे ज्यादा। तो आर्सेनिक प्रदूषण पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां पर है, तो बोलेंगे गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा की बात करेंगे तो यहां सबसे ज्यादा आर्सेनिक पूछा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि घुलित ऑक्सीजन क्या होती है? घुलित ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन जल में अधिकतम, घुलित ऑक्सीजन मतलब DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जल में अधिकतम DO सामग्री जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण। कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्टों की उपस्थिति उच्च अपघटन दर की खपत के कारण हम कह सकते हैं DO सामग्री में कमी करता है। DO सामग्री की बात करें तो यहां बात को समझना है, 0.8 mg पर लीटर से कम अगर है तो DO सामग्री वाले जल को क्या कहा जाएगा? अगर से कम है तो वो कैसा जल होगा? तो जल दूषित जल है, जल दूषित होगा। और अगर बात की जाए कि मूल तौर पर 4.0 mg पर लीटर की बात करूं, से कम है, से कम है, तो जल कैसा है? जल अत्यधिक प्रदूषित, अत्यधिक प्रदूषित। दोस्तों, जब धुलित ऑक्सीजन की बात हो रही तो बात आएगी मृत क्षेत्र, बात की जाएगी कि आखिर मृत क्षेत्र क्या होता है? मृत क्षेत्र, मृत क्षेत्र की बात करें, जैविक रेगिस्तान या हाइपोक्सिस क्षेत्र जो होते हैं, महासागर में कम ऑक्सीजन तीव्रता वाले क्षेत्र होते हैं। वे अत्यधिक रासायनिक पोषक तत्वों के प्रभाव से शैवाल की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। यह आमतौर पर देखा जाए तो 200 से लेकर 300 मीटर नीचे खारे पानी की परत में पाए जाते हैं। तो यह मूल तौर पर देखा जाए तो हम ये कहेंगे 200 से लेकर 300 मीटर खारे पानी के नीचे पाए जाते। दोस्तों, हाइपोक्सिक क्षेत्र जो होते हैं प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, तो अतिरिक्त पोषक तत्वों के ऊपर उठने के कारण बनते हैं। मानव गतिविधियों के द्वारा मृत क्षेत्र बनाने के लिए बनाया या बढ़ाया जा सकता है, उसको मूल तौर पर देखा जाता है। मृत क्षेत्र पशु जीवन के लिए हानिकारक है, तो यह क्षेत्र मूल तौर पर पशु के लिए हानिकारक है। मूल तौर पर दोस्तों, मृत क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? अगर हम इसको देखें तो मृत क्षेत्र का निर्माण मूल तौर पर 4 गतिविधियों के द्वारा होता है। 4 की अगर हम बात करेंगे तो पहला है नदी जल। नदी जल की बात करेंगे तो पहला उर्वरक सीवेज,
तथा पोषक तत्वों के द्वारा निर्मित जलीय कृषि क्षेत्र, उदाहरण के लिए मिसिसिपी क्षेत्र या गल्फ स्ट्रीम, इसका एग्जाम। दूसरी बात करेंगे शैवाल स्प्लिटन द्वारा क्या होता है, पोषकता की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि के कारण इसका। तीसरा बात करेंगे तो प्लैंक्टन तथा शैवाल मृत होने पर जल में अपघटित होते हैं, जिसमें जलीय ऑक्सीजन के द्वारा इनका ह्रास होता हुआ दिखाई। तो ऐसे क्षेत्र जहां ऑक्सीजन की कमी होती है और मछलियों को इस क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करती, ऐसे सभी क्षेत्रों को हम मृत क्षेत्र के तौर पर जानते हैं। तो मृत क्षेत्र का जो निर्माण होता है नदी जल में होता है और शैवाल प्रस्फुटन के द्वारा मूल तौर पर होता है, और होने के कारण जो होते हैं वो 4 कारण। बात आती है जैविक उपचार के तौर पर स्वस्थान जैविक उपचार पूछा जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सर बताइए स्वस्थान, स्वस्थान जैविक उपचार, जैविक उपचार, स्व उपचार, जैविक उपचार। अब सही इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आया बायोबेंडिंग। क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा बायो बायोबेंडिंग। दूषित मृदा में कुओं के माध्यम से पोषक तत्वों की आपूर्ति, जिसे जीवाणुओं में वृद्धि को बढ़ावा मिले, उसको क्या कहा जाएगा? उसको बायोबेंडिंग। क्या कहेंगे? दूषित मृदा जितनी भी है, दूषित जो मृदा है, उस मृदा में क्या हुआ? उस मृदा में कुओं के माध्यम में, कुओं के माध्यम से क्या किया जाए? पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाए। आपूर्ति हो, जिससे जीवाणु की वृद्धि को बढ़ावा मिले। आपूर्ति हो जिससे क्या होगा? जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवाणु हैं, उनमें क्या हो? वृद्धि। जीवाणु की वृद्धि हो, ऐसी बात को क्या कहा जाता है? बायोबेटिंग का। दूसरा एक और बनता है बायो स्पार्जिंग। एक और बना, आपसे पूछा जा सकता है बायो स्पार्जिंग। बायो स्पार्जिंग भूजल में ऑक्सीजन की सांगत बढ़ने एवं जीवाणु के द्वारा दूषित पदार्थों के जैविक क्षरण की दर को बढ़ाने के लिए जल स्तर के नीचे की जो दबाव में जो हवा में दबाव प्रेशर होता है, उसको कहा जाता है क्या? बायोस्फीयर। एक और पूछा जाता है जैव संवर्धन। जैव संवर्धन सूक्ष्म जीव क्षरण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए दूषित स्थल के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, ये कह सकते हैं कि जैव संवर्धन जो होता है, सूक्ष्म जीव जो मूल तौर पर कैसे जीव? सूक्ष्म जीव किस पल के लिए? क्षरण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। क्षरण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या? दूषित स्थल के लिए महत्वपूर्ण। स्थल के लिए महत्वपूर्ण हो, उनको क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर, जब बात हम कर रहे हैं स्वस्थान जैविक उपचार की बात की जा रही है, तो बात एक और की जानी चाहिए जिसे परिस्थान जैविक उपचार कहा। पर
स्थान जैविक उपचार। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो जैविक उपचार में दूषित सामग्री को हटाकर अनउपचारित जो किया जाता है उसको परिस्थान जैविक उपचार कहा जाता है। इसमें सबसे सटीक है भूमि कृषि। भूमि कृषि इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल। दूषित मृदा को खोदा जाता है और तैयार क्षेत्र में फैलाया जाता है तथा समय समय पर जुताई की जाती है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो हम उसको कहेंगे परिस्थान जैविक उपचार की कैटेगरी में। अगर हम बात प्रदूषक की कर रहे हैं, बात आएगी कि कौन कौन से प्रदूषक मूल तौर पर पाए जाते हैं और कहां पाए जाते हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम मूल तौर पर बात करेंगे कि मूल तौर पर प्रदूषक कौन कौन से। पहला प्रदूषक की अगर हम बात करेंगे तो वो है रोगजनक। रोगजनक की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रदूषक का स्रोत आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इसका स्रोत क्या है। सबसे सटीक एग्जाम्पल होगा सीवेज। दूसरा एग्जाम्पल होगा मानव एवं पशु के जो अपशिष्ट पाए जाते हैं। मानव एवं पशु के अपशिष्ट इसके अंतर्गत आ सकते हैं। दोस्तों अगर यहां बात करते हैं तो बात आती है कि इसका मूल तौर पर देखें तो हम ये कहेंगे कि इसका जो प्रभाव जो पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या है। प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इसका प्रभाव क्या बनेगा। प्रभाव क्या बनेगा? जल में धूलित ऑक्सीजन की कमी। तो हम ये कह सकते हैं जल में धूलित ऑक्सीजन की कमी होती है इसके द्वारा, गंदगी के द्वारा। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य पर सीधा सीधा प्रभाव बनता हुआ दिखाई। जल जनित बीमारियों का प्रकोप इसके तहत फैलेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आएगा आपका कार्बनिक प्रदूषण। कार्बनिक प्रदूषक। कार्बनिक प्रदूषक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मूल तौर पर आएगा तेल एवं ग्रीस। तेल एवं ग्रीस इसका सटीक एग्जाम्पल। अगर और एग्जाम्पल लेना चाहे तो कीटनाशक इसके अंतर्गत आ सकते। कीटनाशक इसके अंतर्गत है। जब कीटनाशक का जिक्र करा जा रहा है तो इसमें प्लास्टिक भी आ सकता है, अपमार्जक भी। यहां पर मूल तौर पर प्लास्टिक को भी ले सकते हैं। प्लास्टिक। अगर इसके स्रोत की बात करते हैं, इसका स्रोत क्या हो सकता है? इसमें ऑटोमोबाइल, मशीनी अपशिष्ट इसके अंतर्गत आता है। इसमें भाई मशीनी अपशिष्ट इसका सबसे सटीक स्रोत माना जा सकता है जब तेल और ग्रीस लिखा। टैंक रिसाव इसके अंतर्गत आ सकता है। टैंक रिसाव को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। कृषि रासायनिक कृषि से बेहतर उपचार हेतु उपयोग किया जाता है। मूल तौर पर देखा जाए तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा समुद्रीय जीवन में व्यवधान, सौंदर्य क्षति को पहुंचाता। मूल तौर पर देखें तो यहां पर मूल तौर पर आनुवांशिक दोष उत्पन्न हो सकता है। ये मूल तौर पर देखें तो ये कैंसर को बढ़ावा देता है। सबसे सटीक एग्जाम्पल, यह आनुवांशिक दोष इसके अंतर्गत आ सकते हैं। आनुवांशिक दोष जो बढ़ावा मिलेगा वो किसके द्वारा मिलेगा? तो हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ जो हैं इनके द्वारा।
जब कार्बनिक पदार्थ की मैं बात कर रहा हूं तो बात एक और की जाएगी अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ की बात की जाए। अकार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे तो इसके स्रोत क्या होंगे, तो हम ये कहेंगे सर इसके स्रोत कृषि, कृषि, किसी का जो अपवाह तंत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, कृषि अपवाह मूल तौर पर, औद्योगिक इसके अंतर्गत आ जाएगा, प्राकृतिक शहरीकरण इसके अंतर्गत आ जाएगा। वो क्या प्रभाव की बात करेंगे तो शैवाल प्रस्फुटन जैसी गतिविधियां यहां पर होती हुई दिखाई। बात आती है कि रेडियोधर्मी सामग्री, चौथा जो पूछा जा सकता है वो है आपका रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी की बात करेंगे तो इसका प्राकृतिक स्रोत हो सकता है, एक तो ये एक क्या है, डायरेक्ट प्राकृतिक स्रोत इसके अंतर्गत आएगा, यूरेनियम खनन इसके अंतर्गत आएगा, यूरेनियम खनन जो है वो इसके अंतर्गत। इससे क्या होता है, इससे भी अगर हम बात करेंगे तो यही कहेंगे कि कैंसर और आनुवांशिक रोग जैसी गतिविधियां यहां पर होती हुई मिल रही। बात की जाएगी कि आखिर वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, बात आती है कि आखिर वायु प्रदूषण क्या हो। मानवीय गतिविधियों के कारण वायु के भौतिक एवं रासायनिक घटकों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहा। यहां पर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यहां पर मानव गतिविधियों के द्वारा, मानव गतिविधियों के द्वारा भौतिक रासायनिक घटकों में, भौतिक रासायनिक जो घटक है उनमें क्या हो रहा है, अवांछनीय परिवर्तन, परिवर्तन क्या कहा जाएगा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की कैटेगरी में बात आती है कि सर जो वायु प्रदूषण है उसके प्रदूषक कौन कौन से, वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषक की बात करेंगे तो हम इसको तीन भागों में बांट, पहला इसका स्रोत क्या होगा, दूसरा निवारण का तरीका क्या है, निवारण का इसका तरीका क्या होना चाहिए, तो तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना जो है वो इसके अंतर्गत। स्रोत की बात करें तो मूल तौर पर हम कहेंगे कि इसके जो स्रोत हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, पीएम के जो कण हैं वो इसके स्रोत हैं। बात करें निवारण की तो आंतरिक गतिविधियों के द्वारा खाना पका रहा है, एयर कंडीशन आदि इनका प्रयोग कम किया जाए, इंडस्ट्रियल गतिविधियां जो होती है उनको थोड़ा सा रोका जाए। रासायनिक संरचना की बात करेंगे तो रासायनिक संरचना में हम ये कह सकते हैं कि मानव जो गतिविधियां और उनको रोका जाए कुछ हद तक, तो हम कहेंगे निवारण मूल तौर पर किया जा सकता। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम बात कर सकते हैं ठोस, तरल और गैस के तौर पर रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, जैसे पीएम कण, पीएम कण, पीएम कण को हम पीएम 2.5 या पीएम 10 के तौर पर देखते हैं। ओजोन इसके अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर इसको मूल तौर पर देखा जाए तो वायु प्रदूषण के स्रोत की अगर हम बात करें, वायु प्रदूषण के जो स्रोत है
अगर हम इसको और अच्छे से समझें, इसके स्रोत और क्या क्या बन सकते हैं और थोड़ा सा डिफाइन करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। इसके स्रोत को हम दो तरीके से जान सकते हैं। अगर हम स्रोत की बात करेंगे, एक होगा प्राकृतिक, दूसरा होगा मानव गति, मानव गतिविधि के द्वारा, मानव गतिविधि, मानव स्रोत। फिर प्राकृतिक स्रोत करेंगे तो हम कर देंगे जलते हुए, जितनी प्राकृतिक चीजें हैं, जलते हुए कह सकते हैं, का जंगल कहे जा सकते हैं, जलते हुए जंगल इसमें आ जाएंगे, जलते हुए ज्वालामुखी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये प्राकृतिक है, नेचुरल। तूफान, तूफान के जो धूल के कण हैं, तूफान से क्या बनी, धूल के कण बनेंगे। मूल तौर पर मानवीय गतिविधियों की बात करें तो मानव गतिविधि तो बहुत सारी, कोयला, कच्चे तेल का उपयोग करने से, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन करने से, रेलवे, स्टीमर आदि मोटर वाहन आदि के प्रयोग से, घरेलू ईंधन के द्वारा, सीवर के द्वारा, घरेलू नालियों से निकलने वाला अशुद्ध गैस के द्वारा मूल तौर पर वायु प्रदूषण होता हुआ दिखा। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे ऊर्जा के द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड देखेंगे तो 53% हो रहा है। कृषि की बात करेंगे तो कृषि के माध्यम से हम कहेंगे बहुत कम सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड अगर पूछी जाए कि सबसे ज्यादा अगर उत्सर्जन हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, तो हम कहेंगे सर ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है, एनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है, सेकंड नंबर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। यहां पर अगर हम बात करेंगे धूल कण की बात करेंगे तो धूल कण सबसे ज्यादा जो होता है भवन निर्माण के द्वारा, भवन निर्माण के द्वारा सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता हुआ मिलता है। बात आती है आणविक प्रदूषण क्या हो। आणविकीय प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी समझना जरूरी है। बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये प्रदूषक होता क्या है। डालेंगे कणकीय प्रदूषण, प्रदूषण, कणकीय प्रदूषण भी वायु में निम्नलिखित पदार्थ जैसे धूल एवं काली सॉट। निम्नलिखित कण पदार्थ की हम बात करें तो मुख्य स्रोत जो होता है उद्योग हो सकता है, वाहन हो सकता है, बिजली के संयंत्र हो सकते हैं, इनके निर्माण गतिविधियों, तेल के रिसाव, रेल यार्ड, बाजार आदि इसके अंदर। जिसमें पीएम कण की अगर हम बात करेंगे तो कण जो होते हैं PM10 इसके अंतर्गत। PM10 किसके माध्यम से, भाई सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता, सांस के जरिए शरीर में प्रवेश। इसका मूल तौर पर देखें तो इसका जो व्यास होता है, व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा हो सकता है। अगर हम बात करते हैं PM2.5 की, तो ये भी सांस के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करता है। इसका व्यास आमतौर पर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा हो सकता है। ये कण बहुत छोटे होते हैं, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जीवाश्म ईंधन जलाने वाले वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, भोजन पकाने जैसी दहन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप इनको देखा जाता बनते हैं। अपने छोटे आकार के कारण PM2.5 हमारे फेफड़ों की गहराई में प्रवेश कर जाता है, जिससे श्वास संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न। बात आती है कि आखिर मूल तौर पर देखें हम ये समझेंगे कि ये PM कण जो होते हैं ये किस तरीके से आते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ब्लैक कार्बन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक कार्बन का आर्केटिक प्रभाव बताइए। तो ब्लैक कार्बन क्या होता है, हम बताएंगे कि सर ब्लैक कार्बन जो होता है आमतौर पर कालिके के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, कालिक के रूप में जाना जाता है। और एक कणकीय प्रदूषक है
जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित कालिका के कण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है, और जब ये बर्फ पर इकट्ठे होते हैं तो ये तेजी से पिघल जाते हैं। ब्लैक कार्बन में नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, जिससे फेफड़ों में फंसे कण की बीमारियों के कारण मूल तौर पर बनते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश की बात करें तो स्वच्छ बादल सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, प्रतिबंधित कर देता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे सुरक्षित हिम सूर्य के प्रकाश को मूल तौर पर प्रतिबंधित कर रहा है, और जिसके कारण कालिक मुक्त बादल सूरज की रोशनी को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे तेज आवाज और बारिश के पैटर्न में बदलाव होता हुआ दिखाई। काले कार्बन के कण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिससे बर्फ गर्म हो जाती है और यह पिघलने लगती है, उन्हें काला कोयले के तौर पर दिखा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटपन किस्म की कैटेगरी में आता है? गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैटनेल्ड पिजियन या इंडियन सनबर्ड। एक क्वेश्चन और आपके लिए है। क्वेश्चन यह है कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उससे में कमी रहती है, किसकी कमी रहती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या जल की? ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनके आंसर जरूर बताएंगे। साथ ही एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत में मरुस्थलीकरण के कारणों और उसके विस्तार का परीक्षण कीजिए और उपचारिक उपचार भी मूल तौर पर सुझाइए। तो समझेंगे कि आखिर जो गैसीय प्रदूषक है इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। गैसीय प्रदूषक, दोस्तों गैसीय प्रदूषक की अगर मैं बात करूंगा तो आप ये कहेंगे कि सर गैसीय प्रदूषक की बात हो और सल्फर डाइऑक्साइड की बात ना हो तो बेकार। हम बात करेंगे सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात अगर हम करेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका स्रोत आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्रोत आखिर क्या होता है। इसके स्रोत की मैं बात करूं, आप ये कहेंगे कि कार, ट्रक या कोयले को जलाने से, सल्फर युक्त अयस्कों के गलने से का निर्माण हो। हम ये कह सकते हैं कि बिजली घरों में मूल तौर पर, भाई बिजली घरों में अगर आप देखें तो बिजली घरों में आप क्या करते हैं, बिजली जहां बनाई जाती है वहां पर कोयला जलाए। ऑटोमोबाइल की बात की जाए, कार, ट्रक आदि से निकलता है ये मूल तौर पर अगर आप देखें तो प्रकृति में अगर आप देखेंगे तो ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से निकलता है। प्राकृतिक तौर पर अगर देखा जाए, प्राकृतिक रूप से अगर देखेंगे तो आप कहेंगे ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उससे इसका उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से इसकी अगर हम बात करें तो इसका प्रभाव अगर पूछा जाए कि आखिर इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, प्रभाव मूल तौर पर देखेंगे तो श्वास पथ पर पड़ता है। जो मनुष्य है, मनुष्य के स्वास्थ्य पद पर पड़े, श्वसन पर पड़े। इसकी अगर हम बात करें तो ये मूल तौर पर कह सकते हैं अस्थमा जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। श्वसन पथ पर प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव जो देता है वो किस पर देता है, अस्थमा जैसी बीमारी को क्या देता है, ये बढ़ावा देता है। दोस्तों वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता वर्षा की बूंदों में घुलनशील सल्फ्यूरिक बनाती है। अम्ल जो अम्लीय वर्षा का कण बनता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आने वाले पौधों के पतझड़ और वृद्धि के लिए नुकसानदायक। भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में सिंगरौली में। अगर हम कहें कि यह कहां पाया जाता है तो आप कहेंगे सर ज्यादातर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो आपका सिंगरौली है। यूपी की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर मथुरा, तेल शोध कारखाने जहां पाए जाते। तमिलनाडु की बात करेंगे तो नवेली, तमिलनाडु।
नवेली वो जगह है जहां पर हम ये कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड मूल तौर पर पाया जाता है। बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके एक स्रोत की बात की जाए कि आखिर इसका स्रोत कहां पर है। इसके स्रोत मूल तौर पर जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का आवासीय टूटना इसका मूल स्रोत माना। मानव जनित स्रोत मूल तौर पर देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन का जलना, जीवाश्म ईंधन का जलना इसका मूल स्रोत हो सकता है। बिजली का जो जनरेटर है, कह सकते हैं कि बिजली जनरेटर के माध्यम से नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ऑटोमोबाइल का निकास, विस्फोटक और नाइट्रोजन युक्त जितने उर्वरक होते हैं उनके द्वारा। इसका अगर प्रभाव पूछा जाए कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका प्रभाव मूल तौर पर अगर आप देखेंगे पौधों और पत्तियों और फलों पर जल्दी गिरता। इसका प्रभाव जो होगा कि जो पौधे हैं उनकी पत्ती और जो फल हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जल्दी गिर जाते। दोस्तों बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय प्रदूषण में अगर हम देखें तो प्राकृतिक स्रोत मूल तौर पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो स्रोत आता है सबसे पहले ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक स्रोत है। ये कैसा स्रोत है, तो आप कहेंगे ये प्राकृतिक स्रोत। गर्म झरने जिन्हें बोला जाता है, गीजर, गर्म झरने मूल तौर पर देखें तो आप ये कहेंगे कि ये सभी के सभी कैसे हैं, तो आप कहेंगे सर ये प्राकृतिक, प्राकृतिक तौर पर। दोस्तों ये जल में घुलनशील है, इसलिए ये प्राकृतिक रूप से भूजल, नदियों, झील, बर्फ आदि चोटियों, ग्लेशियर और समुद्र में जम जाता है, जल में मूल तौर पर पाए। अगर मानवीय स्रोत पूछा जाए, मानवीय स्रोत अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मानवीय स्रोत क्या है, मानवीय स्रोत में हम देखेंगे कि कारखाने, कारखानों को इसमें रखा जाए, बिजली स्टेशन इसमें आते हैं, ईंधन का दहन इसमें आता है, ईंधन, ईंधन का दहन इसका हिस्सा है। बात करते हैं कि मूल तौर पर इसका प्रभाव अगर पूछा जाए कि इसका मूल तौर पर प्रभाव क्या पड़े, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपसे प्रभाव पूछा जाए कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़े, प्रभाव की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान इसका मूल प्रभाव जो पड़ता है ग्रीन हाउस गैस पर, ग्रीन हाउस गैस पर सीधा सीधा। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग प्लस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में इसका सीधा सीधा प्रभाव दिखाई देता। सागर में अम्लीकरण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को भी क्या करता है, ये कम करता है। बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, जब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है इसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ही बनता है। और प्राकृतिक में देखा जाए, प्राकृतिक तौर पर अगर देखा जाए तो प्राकृतिक स्रोत अगर इसका पूछा जाए, स्रोत कैसा, प्राकृतिक,
प्राकृतिक स्रोत अगर हमसे इसे पूछा जाए तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया के, ज्वालामुखी के द्वारा। साथ ही साथ जो जंगल की आग होती है, जंगल में प्राकृतिक तौर पर जो आग लगती है, जंगल की आग के द्वारा, ये प्राकृतिक स्रोत के तौर पर जाना जाता है। मानवीय स्रोत अगर पूछा जाए, मानवीय स्रोत अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मानवीय स्रोत क्या होगा, तो मानवीय स्रोत मूल तौर पर गैसोलीन इंजन, गैसोलीन इंजन होता है उसके द्वारा, भट्टियों में कोयले का जलना, तो मूल तौर पर दोषपूर्ण होता है। जो भट्टियां होती हैं, भट्टियों में कोयले का जलना, भट्टी में कोयले का जलना सबसे सटीक आंतरिक दहन ईंधन के तौर पर इसका प्रयोग किया। बात करते हैं ओजोन के प्रकार। आखिर ओजोन की अगर हम बात करते हैं तो ओजोन के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो आप ये कहेंगे किसके दो। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ये किसके द्वारा पाया जाता है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, उत्सर्जित होने वाली परावैंगनिक किरणों के विकिरण में सुरक्षित करता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है। और ओजोन की बात करेंगे तो ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में पाया जाता है। भाई बात करें तो मंडल की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल, तो ये 18 से लेकर ऊपर आपका 35 किलोमीटर की रेंज में ये पाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं लगभग 20 किलोमीटर की रेंज में लगभग ये आता है, 20 से 25 किलोमीटर। बात अगर हम करते हैं ट्रोपोस्फेरिक की, अगर हम बात करें तो मानवीय गतिविधियों के द्वारा निर्मित होता है, रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पादित होता है और सशक्त हरित गृह के तौर पर जाना जाता है। वायु प्रदूषक जिनमें मानव स्वास्थ्य, फसल उत्पादन तथा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित मूल तौर पर जो करता है, ये मूल तौर पर देखें इसकी जो रेंज होती है वो लगभग वायुमंडल में ऊपर पाई जाती है 10 किलोमीटर की रेंज। बात अगर हम ओजोन को समझें, हम ये कह सकते हैं कि सर जो ओजोन होता है, ओजोन ओजोन के बारे में बात करें तो अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक वायुमंडल में केवल घंटों से हफ्तों तक रहता है। स्रोत की बात करें, अगर इसका स्रोत पूछा जाए तो इसका मूल तौर पर जो स्रोत होता है, स्रोत वास्तविक तौर पर वायु प्रदूषक जितने हैं वो सभी के सभी इसके स्रोत, वायु प्रदूषक जितने भी हैं वो सभी के सभी इसी के स्रोत के अंतर्गत। इसका कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन या स्रोत नहीं है। यह तब बनता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे प्रदूषक जमीनी स्तर पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं, उस स्थिति में ये बनते हैं। इसका प्रभाव अगर पूछा जाए कि इसका प्रभाव क्या बनता है, इसका प्रभाव क्या होता है, तो लाजमी है इसका प्रभाव करें तो स्वांग का प्रमुख घटक यह है और कहना चाहिए प्रोटैक्टिक्स और वास्तविकता को क्या करता है, ये खराब करता है। ओजोन परत क्या है भाई, ओजोन परत क्या है भाई, आपकी जो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपर एक परत है तो हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। बात करते हैं, बात की जाए समतापीय ओजोन की बात अब हम ओजोन की कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है समताप मंडलीय ओजोन आखिर होता क्या है, इसको जरा ऐसे समझ सकते। समतापीय ओजोन मंडल की अगर हम बात करेंगे तो आप ये समझिए भाई जो सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे NMBOC के तौर पर जाना जाता है, इनके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में क्रिया करता है और ओजोन बनता है।
ओजोन के कण, अब ये किससे निकला भाई? कारखानों से निकला, ईंधन से निकला, जो जाल वाहन हो रहे हैं, कार वहन वगैरह है, उनके द्वारा निकलता। इसका प्रभाव अगर देखा जाए तो इसका प्रदूषक की समस्या इसके सामने उत्पन्न निकल आती है। वनस्पति को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ फसल उत्पादन को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करता है और पादपों के कार्बनिक पृथक्करण क्षमता को भी क्या करता है? मूल तौर पर यह कम करता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, आंतरिक वायु प्रदूषक की बात करते हैं कि आखिर आंतरिक वायु प्रदूषक होता क्या है। आंतरिक वायु प्रदूषक, आंतरिक वायु प्रदूषण, इसके कारण बात करें तो जले हुए ठोस ईंधन की बात करें, जैसे जलती हुई लकड़ी, फसलों की अपशिष्ट पदार्थ, गोबर से श्वसन संबंधी रोग, समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है आंतरिक वायु प्रदूषण। इसकी विशेषताओं की बात करें तो निम्न सामाजिक जनसांख्यिकी सूचकांक वाले देशों में प्रमुखता गरीब और ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर इसका प्रभाव। तो हम ये कह सकते हैं तो आंतरिक वायु प्रदूषक जो बन रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? तो जलती हुई लकड़ी इसका एग्जाम्पल, जलती हुई लकड़ी आंतरिक प्रदूषक के अंतर्गत। जितने भी पदार्थ हैं जिनको जलाया जा सकता है और इनका मूल तौर पर देखें तो इसका प्रभाव सीधा श्वसन पर पड़ता है। श्वसन के तौर पर भी देखें तो हम ये कह सकते हैं मूल तौर पर इसका जो प्रभाव पड़ता है गरीब और ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है। तो श्वसन संबंधी समस्याएं जो निकल कर आती हैं वो इन लोगों पर। अल्पकालिक प्रभाव अगर देखा जाए तो अल्पकालिक प्रभाव अगर देखेंगे तो अल्पकालिक प्रभाव जो दिखाई देगा वो प्रभाव मूल तौर पर आंखों पर दिखाई देगा। इस पर दिखाई देगा अल्पकालिक, अल्पकालिक आंखों पर इसका प्रभाव दिखाई देता। आंख, नाक, गले की जो समस्याएं उत्पन्न आती हैं वो सभी आंख, नाक, गला, इन पे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो आंतरिक वायु प्रदूषक इसका सटीक एग्जाम्पल। अगर हम बात करते हैं, बात को अगर हम समझें तो बात आती है प्रकाश रासायनिक धुएं में रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखलाओं को अगर हम इसको देखें तो हम इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं। दोस्तों, बात मैं करने जा रहा हूं आपके साथ प्रकाश का रासायनिक धुएं में, जो प्रकाश है रासायनिक धुएं में, इसका क्या प्रभाव। अगर यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो सन है वो क्या, सूर्य का प्रकाश नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रो ऑक्साइड के साथ क्या करेगा? क्रिया कर रहा है। के साथ क्या करेगा भाई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहां पर सूर्य का प्रकाश बना और जो सूर्य का प्रकाश इसके संपर्क में आया, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मूल तौर पर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में और साथ ही साथ ऑक्सीजन के रूप में छोड़ देता है। फिर क्या होता है? फिर दूसरा काम कि जो ऑक्सीजन है, रेडिकल वायुमंडल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और उससे क्या बनती है? ओजोन बनती है। नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा ओजोन का उपभोग कर नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। मूल तौर पर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन युक्त कार्बन, अकार्बनिक यौगिक और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के द्वारा अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का मूल तौर पर निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, इसको हम थोड़ा और समझाएं तो पराबैंगनी प्रकाश के आधार पर इसको और समझ सकते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध की अगर हम बात करें तो प्रकाश रासायनिक धुंध की अगर मैं बात करूंगा तो उसको ऐसा समझें भाई, ये जल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के संपर्क में आया, इधर से आपने देखा कि भाई इधर से तो जल आया, वर्षा हुई
और यह वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड के संपर्क में आया, ऊपर से पराबैंगनी प्रकाश पड़ा, यह किसके संपर्क में आया? नाइट्रो ऑक्साइड के संपर्क में आया, और आपका पारमिक ऑक्सीजन जो है ये टूटेगा, और ये टूटकर दो के साथ क्रिया करेगा, एक तो नाइट्रिक कार्बन के साथ और दूसरा ये ओजोन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो ये आणविक ऑक्सीजन है, ये आणविक ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, और ये भी अपारमाणिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो दो भागों में ये भाग बनकर आ रही है। दूसरा, जो ऑक्सीजन है हाइड्रोकार्बन के संपर्क में आता है, और इधर से नाइट्रो डाइऑक्साइड आया, और ये आपस में क्रिया करते हैं, और इससे आप कह सकते हैं पेरोक्साइडिक डाइल नाइट्रोड, या कह सकते हैं एल्डिहाइडेशन CHO मूल तौर पर बनता है, और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है, और इसके द्वारा हम कह सकते हैं प्रकाश रासायनिक द्वंद्व का निर्माण मूल तौर पर होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश रासायनिक द्वंद्व मूल तौर पर बनता है। इसी में बात अगर हम करेंगे तो बात आती है अम्लीय वर्षा की। आखिर अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा की बात अगर हम करेंगे तो अम्लीय वर्षा की बात क्या है, इसे समझिए। भाई अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा को कैसे समझिए? अम्लीय वर्षा या अम्लीय निक्षेपण जिसे कहा जाता है, जमाव, एक व्यापक शब्द है जिसमें घटकों के साथ वर्षा का कोई भी रूप सम्मिलित हो सकता है। सल्फ्यूरेट या नाइट्रिक एसिड जो आर्द्र या शुष्क रूपों में वायुमंडल में धरातल पर गिरती है, उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसका वर्षा, बर्फ, कोहरा, यहां तक के लिए अम्लीय धूल भी कहा जा सकता है। अम्लीय वर्षा को मूल तौर पर आप देखें तो आगरा में हम देख सकते हैं, कनाडा में देख सकते हैं। बात आती है कि आखिर मूल तौर पर हम देखें तो बात आती है AQI प्रदूषण को देखें तो स्वास्थ्य की बात करता है। अगर हम इस कण को अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि AQI श्रेणी में हम किसको रखेंगे? वायु गुणवत्ता मानक श्रेणियों की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 50 तक की अगर हम बात करेंगे, ये सबसे अच्छा माना जाता है। जिसमें PM10 की बात करें अगर 24 घंटे में 0 से 50 के मध्य हो, 2.5 की अगर हम बात करें 24 घंटे में 0 से 30 के मध्य हो, और नाइट्रो की बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो 24 घंटे में ये आपका 0 से 40 के मध्य, और ओजोन की बात करें तो 8 घंटे में 0 से 50 के मध्य होना चाहिए। और कार्बन ऑक्साइड की बात करें तो ये हम ये कह सकते हैं कि 8 घंटे में मिलीग्राम पर MQ के रूप में 0 से लेकर पॉइंट के आसपास हो सकता है। सल्फर ऑक्साइड की बात करें 24 घंटे में 0 से 40 होना चाहिए। NH3 की बात करें 0 से 224 घंटे में, और लेड की बात करें, PB की बात करें तो 0 से लेकर 0.5 के आसपास होना। तो ये पूरा एक चार्ट है, ये बता रहा है कि कौन सी चीज कितने समय तक के लिए वायुमंडल में होगी। तो उस कंडीशन में AQI श्रेणी जो होगी प्रदूषक होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, ब्रेक पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर निकल कर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। संतोषप्रद अगर पूछा जाएगा तो बताया जाएगा 51 से 100 के मध्य होता है। मध्य प्रदूषक की बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई 101 के लेकर 200 के मध्य होता है। खराब की बात करेंगे तो 201 से लेकर 300 के मध्य होता है। अत्यंत खराब की बात करेंगे तो 301 से लेकर 400 के मध्य होता है, और 400 से लेकर 500 या उससे अधिक हो जाता है तो गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और ज्यादातर मेट्रो सिटी में देखेंगे तो लगभग इससे ज्यादा ही बनती हुई दिखाई दे रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके तौर पर इसको जाना जाता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य भारत अभियान के तहत 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया। AQI प्रदूषक आम समझ को सरल बनाने के हेतु बनाया गया। इसकी अगर हम बात करें तो पार्टिकुलेटर मैटर के तौर पर जो PM कण होते हैं उनको मापा जाता है इसके द्वारा। राष्ट्रीय पर्यवेक्षक वायु गुणवत्ता मानक की बात करें तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी अगर मैं बात करूं जिसको हम बोलते हैं NAAQS, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है NAAQS बोला जाता है। जिसकी अगर हम बात करें तो ये बात करें तो वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम जो है, ये अधिनियम जो बनाया गया 1981 में बनाया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अधिसूचित विभिन्न निर्धारित प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानक के तौर पर इसको जाना जाता है।
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता नियंत्रण कानून की अगर मैं बात आती है कि ये तो हो गया नेशनल लेवल पर, और बात अगर हम करते हैं राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता नियंत्रण सूचकांक, जिसको NAMP के तौर पर जाना जाता है, राष्ट्रीय स्तर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिवेशी वायु गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम क्रियान्वयन करता है, जिसमें NAMP के नाम से इसको जाना जाता है। सभी स्थानों को नियमित जांच के लिए 4 वायु प्रदूषक इसमें रखे जाते हैं, और इसमें 4 वायु प्रदूषक जो रखे जाते हैं जिनका मापन किया जाता है, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड NO, दूसरा होता है PM कण, और PM कण जो होता है एक 10 होता है, और एक PM कण 2.5 होता है। तो इसमें जो कण मापे जाते हैं वो आपके ये 4 कण इसके अंतर्गत मापे। बात आती है कि आखिर मूल तौर पर देखें तो आप ये मानेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें, अन्य प्रदूषक की अगर हम बात करें, अन्य प्रदूषक की अगर हम बात करेंगे तो उन प्रदूषकों में अगर हम बात करें तो अन्य प्रदूषक जो निकल कर आते, अन्य प्रदूषक, अन्य प्रदूषक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आज की डेट में मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण की बात करें तो मृदा की गुणवत्ता या उसकी उर्वरकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पदार्थों को मृदा प्रदूषण के तौर पर जाना है। हम ये कह सकते हैं कि मृदा की गुणवत्ता, गुणवत्ता उसकी गुणवत्ता है, उसकी गुणवत्ता पर जो प्रभाव डालता है, उसकी जो गुणवत्ता है उस पर जो मूल तौर पर प्रभाव डालेगा, उसकी जो मूल तौर पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ऐसे पदार्थ, उन पदार्थों को मूल तौर पर हम मृदा प्रदूषक के तौर पर डालते हैं। मृदा प्रदूषक के स्रोत अगर आपसे पूछे जाए, इसकी आखिर स्रोत कौन कौन से, सबसे सटीक एग्जांपल है प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग ना कहा जाए, पूरा प्लास्टिक कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया। औद्योगिक स्रोत के तौर पर हम इसको जान सकते हैं, कृषि रासायनिक इसके तौर पर जान, तो यहां पर प्लास्टिक हो गया, उद्योग हो गया, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत। एक होता है ध्वनि, तो इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि को सरल शब्दों में अवांछित ध्वनि के रूप में भी परिभाषित, तो इसका अवांछित प्रदूषक के तौर पर भी इसको जाना जाता है। यह आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। भारी मशीन का उपयोग करने वाले कर्मचारी प्रतिदिन लंबे समय तक कार्य के दौरान उच्च ध्वनि स्तर के संपर्क में रहते। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, तो इसकी मापन जो की जाती है, मापा जो जाता है वो डेसिबल में। दोस्तों डेसिबल या डीबी नामक इकाई के रूप में इसको नापा जाता है। मानव के कान द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि को सबसे कम तीव्रता 20 dB रखी गई। तो मानव कितना कर सकता है, तो आप कहेंगे मानव सिर्फ 20 dB तक सुन सकता है, डेसिबल। स्रोत की बात करें तो लाउड स्पीकर हो गया, तेज आवाज वाले संगीत यंत्र, इसके टेलीविजन का उपयोग अगर तेज का, परिवहन संसाधन इसके अंतर्गत आ सकते हैं, ऑटोमोबाइल हो सकता है, रेल भी हो सकता है, ये सभी के सभी बिंदु इसके अंदर। आइए आगे हम समझते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आइए उनको जरा समझते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए कौन कौन से। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल के प्रति अपेक्षित योगदान क्या है। यह सीक्वेंस में आपको लगा के देना है, ABCD आपके सामने ऑप्शन है। इसी तरह एक क्वेश्चन में आपको मेंस का दे रहा हूं, इसका आंसर लिख के दिखाइए कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाई गई रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करें। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के लिए, जब तक के लिए आपको नमस्कार।